हेलो दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं हरीश जांगीड़ एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर अपन बीएससी पार्ट थर्ड के बॉटनी के जो पेपर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर अपन जो पेपर थर्ड है, बीएससी पार्ट थर्ड का जो पेपर थर्ड है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पेपर का नाम है टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। आवर्तबीजी पादपों की टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी और उनकी जो एम्ब्रियोलॉजी है, उनकी जो भ्रूण विज्ञान है, इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, जिसमें अपनी जो पहली दो यूनिट है वो तो एंजियोस्पर्म की टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है और जो नेक्स्ट दो यूनिट है यानी कि यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर 4 वो एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, तो अलग अलग जो 4 यूनिट्स है इस पेपर के अंदर, इन चारों यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको अपन एक एक वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो इस पेपर की यूनिट फर्स्ट है उस यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे और यूनिट फर्स्ट जो है वो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। अब इसके अंदर मेरे हिसाब से जो 3 या 4 टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, यदि ये टॉपिक्स आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका इस यूनिट से एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो आसानी से अटेम्प्ट हो सकता है। ठीक है, वो टॉपिक कौन से हैं? सबसे पहला जो टॉपिक है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति, नोमेनक्लेचर। ठीक है, नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, द्विनाम पद्धति के अलावा जो आईसीबीएन है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, पादपों के वानस्पतिक नामकरण के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पर जो संस्था बनाई गई है जिसका नाम है आईसीबीएन, इस आईसीबीएन के बारे में अपन को पढ़ना है, कब इसकी स्थापना हुई, इसके जो प्रमुख सिद्धांत है, इसके जो नियम है, वो सब अपन को पढ़ने हैं आईसीबीएन के बारे में। यहाँ से भी शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। आईसीबीएन के अलावा अपन बात करेंगे हर्बेरियम। हर्बेरियम से पहले टैक्सोनोमिक लिटरेचर के बारे में, टैक्सोनोमिक लिटरेचर या वर्गीकी साहित्य जिसे कहा जाता है, वर्गीकी साहित्य के ऊपर भी कई बार शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हर्बेरियम एंड बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरियम एंड बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन के अलावा लास्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, आवर्तबीजी पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स या आवर्तबीजी पादपों का वर्गीकरण। और इस वर्गीकरण के अंदर एक तो नेचुरल क्लासिफिकेशन और एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण और जातिवर्तीय वर्गीकरण, दोनों अपने सिलेबस के अंदर है। दोनों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें एक तो है बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर तो, और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के अंदर अपन बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन की भी बात करेंगे और एंगलर एंड प्रेंटल। ठीक है, बेंथम और हुकर और एंगलर और प्रेंटल दोनों के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है एंजियोस्पर्म के लिए, उन दोनों के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। आपने ये यूनिट का सिलेबस देखा हो तो यूनिट में काफ़ी बड़ा लेंथी सिलेबस है जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है। यूनिट फर्स्ट के अंदर कुछ फैमिली भी दे रखी है, कुछ ऐसे फैमिली या कुल भी दिए हुए हैं, लेकिन अपन यदि ये 5 टॉपिक्स यूनिट फर्स्ट से कवर कर लेते हैं तो अपना क्वेश्चन आसानी से यूनिट फर्स्ट से अटेम्प्ट हो जाएगा।
इसके अलावा यूनिट सेकंड के अंदर भी फैमिली है, इसीलिए मैंने यूनिट फर्स्ट के अंदर फैमिलीज को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि यूनिट सेकंड के अंदर भी सारी फैमिली से ही रिलेटेड वो यूनिट है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट 3 या 4 फैमिलीज हैं उनके बारे में जब अपन यूनिट सेकंड के अंदर डिस्कस करेंगे तो यूनिट फर्स्ट की जो फैमिली है उसमें आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो चीज़ आपको पता चल जाएगी, ठीक है। इसीलिए यूनिट फर्स्ट से केवल ये वाले जो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वही मैंने डिस्कस किए हैं या वही मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो फैमिली वाले क्वेश्चंस हैं, कुल वाले जो क्वेश्चन है या कुल वाले जो टॉपिक्स है, अलग अलग जो डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स की जो फैमिली है कुल है, उनके बारे में अपन ने यहाँ पर टॉपिक्स डिस्कस नहीं किए हैं। केवल और केवल जो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड या वर्गीकरण से संबंधित जो टॉपिक है उन्हीं को अपन यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। और इनका बिल्कुल एकदम क्विक रिविजन जो है, ऑलरेडी अपन इन टॉपिक्स को जब अपन ने ये पेपर पढ़ा था तो वहाँ पर ऑलरेडी इन टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर अपन इन टॉपिक्स को केवल एक ब्रीफ वे के अंदर, एक शॉर्ट वे के अंदर इन टॉपिक्स को अपन रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वह है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति। देखिए, पादपों के नामकरण से संबंधित अलग अलग नामकरण पद्धतियां दी गई, जिनमें से एक सबसे फेमस और सबसे सर्वमान्य जो पद्धति आजकल चलती है वह है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति, जो कि सबसे पहले गैस्पर्ड बोहीन द्वारा दी गई थी। ये द्विनाम पद्धति किसने दी थी? गैस्पर्ड बोहीन ने दी थी। लेकिन इस द्विनाम पद्धति का प्रचार प्रसार जो है, इसको लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो कैरोलस लीनियस ने किया था, ठीक है। दी तो किसने थी? गैस्पर्ड बोहीन ने, लेकिन इसका प्रचार प्रसार जो है वो किया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस जो है उन्होंने इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति का प्रचार प्रसार किया था। एक्चुअल में कैरोलस लीनियस ने अपनी एक बुक जो है वो पब्लिश करी थी और उस बुक का नाम था स्पीसीज प्लैंटेरम। बुक का नाम था स्पीसीज प्लैंटेरम और इस स्पीसीज प्लैंटेरम बुक के अंदर ही इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। अब ये द्विनाम पद्धति है क्या? किसी भी पादप का नामकरण या नोमेनक्लेचर जब किया जाता है तो उसमें 2 नाम होते हैं, इसीलिए इसे द्विनाम पद्धति कहा गया है। जो पहला नाम उसका होता है वो तो वंश को प्रदर्शित करता है और जो दूसरा नेक्स्ट नाम जो होता है वो उस पादप की स्पीसीज या जाति को प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन बात करें, एक एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, जैसे पिटूनिया एल्बा है, एक पादप है जिसका नाम है पिटूनिया एल्बा। यहां पर पिटूनिया जो है वो तो वंश या जीनस को प्रदर्शित कर रहा है और एल्बा जो है वो स्पीसीज को प्रदर्शित कर रहा है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये कहती है कि किसी भी पादप का जो नामकरण है उसमें पहला नाम वंश को प्रदर्शित करता है और दूसरा नाम जो है उसकी स्पीसीज या जाति को प्रदर्शित करता है। वंश का नाम जो है वो यदि आप इंग्लिश के अंदर लिख रहे हैं तो आपको फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल लिखना है। जैसे पिटूनिया को आप यदि इंग्लिश में लिख रहे हैं तो वंश का फर्स्ट जो लेटर होगा, पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल के अंदर आपको लिखना है, पिटूनिया, ठीक है। और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो आपको स्मॉल के अंदर लिखना है। जैसे एल्बा आप लिखोगे तो स्मॉल से स्टार्ट करना है। ये नोमेनक्लेचर का नियम है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति का, ठीक है। यहां पर एक जीनस के अंदर, जीनस किसी प्लांट के लिए एक ही होगा, स्पीसीज उस प्लांट की अलग अलग हो सकती है। जैसे पिटूनिया जीनस के अंदर और बहुत सारी स्पीसीज हो सकती है। जैसे ब्रेसिका है, ब्रेसिका एक बहुत बड़ा जीनस है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की स्पीसीज या जातियां हो सकती है। जैसे ब्रेसिका कंपेस्टिस है, ठीक है, ब्रेसिका ओलिरेशिया है, ऐसे अलग अलग जातियां उस ब्रेसिका जीनस के अंदर हो सकती है,
ठीक है, तो ये है बाइनोमियनक्लेचर या द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के एडवांटेज क्या है? ये द्विनाम पद्धति जो गैस्पर्ड बोही ने दी और कैरोलस लिनियस ने इसका प्रचार प्रसार किया, इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस ये इसके फायदे क्या है? और द्विनाम पद्धति में यह भी कहा गया कि जो भी प्लांट का नोमेनक्लेचर या नामकरण किया जाएगा वो हमेशा लैटिन भाषा के अंदर किया जाएगा, लैटिन भाषा में किया जाएगा। इसके अलावा यदि आप लैटिन भाषा में नहीं लिख रहे, हिंदी या इंग्लिश के अंदर नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो उस नाम में जीनस और स्पीसीज के नाम के नीचे आपको अंडरलाइन करना चाहिए, या फिर उस नाम को यदि आप टाइप कर रहे हैं तो आपको इटैलिक लैंग्वेज में टाइप करना चाहिए। ये भी जब अपन ICBN के रूल पढ़ेंगे तो उन रूल्स के अंदर भी ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाइनोमियनक्लेचर है क्या, ये समझ में आ गया होगा। अब यदि अपन इसके एडवांटेज या इसके उपयोगों की बात करें, इसके लाभ की बात करें, तो सबसे पहला उपयोग तो ये है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा जो पादप का नामकरण अपन करेंगे वो छोटा होगा और वो बिल्कुल स्पष्ट होगा। नाम जो है वो कैसा होगा? छोटा और स्पष्ट होगा। एक तो बेनिफिट इसका ये होगा। दूसरा बेनिफिट अपन इसका ये बता सकते हैं कि सारे संसार में लैटिन भाषा में ये लिखित नाम जो है वो पहचाने जा सकते हैं। लैटिन लैंग्वेज जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, लगभग सारे विश्व के अंदर आसानी से पहचानी जा सकती है। इसलिए यदि लैटिन भाषा में नामकरण किया गया है तो उसको विश्व भर के अंदर पहचाना जा सकता है। सॉरी। तीसरा इसका जो एडवांटेज अपन बता सकते हैं वो है कि अलग अलग जातियां एक ही जीनस की है, ये अपन को पता चल जाएगा। यदि अपन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो एक जीनस या वंश के अंदर कौन कौन सी अलग अलग जातियां शामिल है, इसका पता भी अपन को चल जाएगा। ये भी एक इसका एडवांटेज या इसका लाभ हो सकता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, जब नोमेनक्लेचर किया जाता है तो लंबे, और जो प्राचीन नोमेनक्लेचर था उसमें लंबे लंबे विभिन्न नाम जो है वो होते थे, जबकि दो शब्दों के अंदर यदि आप नाम लिख रहे हैं तो वो सरल नाम होगा, ठीक है। प्राचीन समय में जो नोमेनक्लेचर सिस्टम दिए गए वहाँ पर प्लांट्स के काफ़ी लंबे नाम होते थे जिनको याद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। यहाँ पर केवल दो ही नाम है, एक जीनस का और एक स्पीसीज का, इसलिए आप नाम को आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर 4 इसका एडवांटेज। नंबर 5 एडवांटेज, कई बार स्पीसीज या जाति के नाम से उस पादप विशेष की विशेषता का भी पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन बात करें, एल्बा जो है, एल्बा वर्ड यूज होता है, एल्बा जो वर्ड है वो सफेद कलर के लिए यूज होता है। तो यहां पर इस पिटूनिया एल्बा के अंदर जो फ्लावर का कलर है वो सफेद रंग होता है। तो इस प्रकार से कई बार स्पीसीज या जाति के नाम के द्वारा उस पादप की मुख्य विशेषताओं का भी पता लगाया जा सकता है, ठीक है। ये मुख्य इसके 4 या 5 एडवांटेज या लाभ अपन ने पढ़े। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो अपना सेकंड टॉपिक है वो है ICBN। इस यूनिट के अंदर जो सेकंड टॉपिक है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अलग अलग वैज्ञानिकों ने पादप के नामकरण से संबंधित अलग अलग नियम और सिद्धांत दिए, लेकिन वो नियम और सिद्धांत ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे विश्व के अंदर लागू नहीं हुए। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी संस्था बना दी और उस संस्था के द्वारा कुछ ऐसे सिद्धांत या कुछ ऐसे नियम प्रतिपादित किए गए जो किसी भी पादप के नामकरण करते समय फॉलो किए जाते हैं। यदि किसी पादप का नामकरण ICBN के रूल्स या इनके जो सिद्धांत है उनके अनुसार नहीं है तो वो पादप का नामकरण जो है वो सही नहीं माना जाता, उस पादप के नाम को वैलिड नहीं माना जाता, ठीक है। तो
इसलिए ये संस्था बनाई गई, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसके अंदर समय समय पर इसके नियमों के अंदर, इनके सिद्धांतों के अंदर परिवर्तन भी होता रहता है। ठीक है, सबसे पहले यदि अपन बात करें तो आईसीबीएन जो है उसकी घटना या उसका जो निर्माण है वो 1975 के अंदर हुआ था, और 3 साल बाद यानी कि 1978 के अंदर आईसीबीएन के जो रूल्स हैं या इसके जो सिद्धांत हैं वो बाद में 3 साल बाद 1978 के अंदर पब्लिश किए गए थे। ठीक है, आईसीबीएन जो संस्था है इसके जो सिद्धांत है और इसके जो नियम है उनके अंदर अपन इस संस्था को पढ़ते हैं। सबसे पहले आईसीबीएन या इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर संस्था के जो सिद्धांत है उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला इसका जो सिद्धांत है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि पादप नाम पद्धति जंतु नाम पद्धति से हमेशा अलग होती है। पहला सिद्धांत क्या है कि किसी पादप का जब आप नोमेनक्लेचर कर रहे हैं वो जंतु से बिल्कुल अलग होगा। पादप नाम पद्धति जो है वो जंतु नाम पद्धति से हमेशा और हमेशा क्या होती है, अलग होती है, भिन्न होती है। प्लांट्स के लिए नोमेनक्लेचर अलग से, और जो एनिमल्स का नोमेनक्लेचर होगा, जंतुओं का नामकरण जो होगा वो अलग होगा। इसीलिए जंतुओं के नामकरण के लिए अलग से संस्था बनाई गई है जिसका नाम है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो प्लांट्स का जो नोमेनक्लेचर है वो एनिमल्स के नोमेनक्लेचर से अलग होगा। इसके अलावा टैक्सोन का जो नाम है वो नोमेनक्लेचर द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। पर्टिकुलर जो टैक्सोन है, जो वर्गक है, कोई पर्टिकुलर प्लांट कौन सी फैमिली से, कौन से डिवीजन से, कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है उसे अपन टैक्सोन बोलते हैं। तो टैक्सोन का नोमेनक्लेचर किया जाएगा। इसके अलावा इसका तीसरा सिद्धांत अपन ये बता सकते हैं कि टैक्सोन का नाम जो है वो प्रायोरिटी और पब्लिकेशन पर डिपेंड करता है। टैक्सोन का जो नोमेनक्लेचर या नामकरण है वो प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन, प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन, इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर टैक्सोन या वर्ग का नाम दिया गया है वो पब्लिकेशन की प्रायोरिटी के आधार पर दिया जाता है। जिसने नाम पहले पब्लिश कर दिया है उस टैक्सोन का, उसे ही प्रायोरिटी दी जाएगी, उसे ही सही माना जाएगा, उसे ही वैलिड माना जाएगा। इसे अपन बोलते हैं टैक्सोन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन का सिद्धांत। ठीक है, नंबर 3। नंबर 4 इसका यह है कि टैक्सोन को दिए गए जो नाम है उनमें से करेक्ट नाम वही माना जाता है जो सबसे पहले दिया गया है। ये नंबर 4 इसका सिद्धांत है कि किसी टैक्सोन, मान लीजिए किसी फैमिली का नाम किसी वैज्ञानिक ने ये दे दिया, तो उस फैमिली का नाम बाद में कोई वैज्ञानिक देता है तो उसे सही नहीं माना जाएगा। सर्वप्रथम दिया गया टैक्सोन या वर्ग का नाम हमेशा सही माना जाता है या उपयुक्त माना जाता है। ये इसका नंबर 4 सिद्धांत है, नंबर 4 सिद्धांत है। ठीक है, नंबर 5 इसका जो सिद्धांत है कि हमेशा जो टैक्सोन के नाम है वो लैटिन भाषा में लिखे होने चाहिए। टैक्सोन जो है, तो टैक्सोन जो है फैमिली है, क्लास है, जीनस है, स्पीसीज है, सब जीनस है, ये सब टैक्सोन या वर्ग की तो हैं। इनका जो नामकरण किया जाता है वो हमेशा और हमेशा लैटिन लैंग्वेज के अंदर ही किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा नामकरण के जो नियम है वो रिट्रोएक्टिव होते हैं। नामकरण के जो नियम है वो कैसे होते हैं? रिट्रोएक्टिव। इसका मतलब है कि नियमों के अंदर समय समय के ऊपर सुधार किया जा सकता है। ठीक है, ये आईसीबीएन के महत्वपूर्ण 6 सिद्धांत हैं। ठीक है, इसके अलावा आईसीबीएन के जो रूल्स हैं, जो नियम है, उनके बारे में भी अपन बात करते हैं। जो भी 7 या 8 रूल है, नियम है, उनके बारे में भी अपन बात करते हैं। जैसे सबसे पहला जो नियम है, रूल ऑफ रैंक ऑफ टैक्सा। पहला रूल है रूल ऑफ रैंक ऑफ टैक्सा, यानी कि टैक्सा या वर्गकों की कोटि का नियम भी इसे कहा जाता है। किसी भी प्लांट के क्लासिफिकेशन या उसके नोमेनक्लेचर के लिए अलग अलग टैक्सोन दिए जाते हैं, अलग अलग वर्गक दिए जाते हैं। जैसे फैमिली एक अलग से टैक्सोन है, ठीक है।
जैसे डिवीजन एक अलग से टैक्सोन है, सब डिवीजन अलग से टैक्सोन है, जीनस, सब जीनस, स्पीशीज, ये सब अलग अलग टैक्सोन है। टैक्सोन भी मुख्यतः दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं मेजर टैक्सोन या मेजर टैक्सा जिन्हें बोला जाता है, और एक होते हैं माइनर टैक्सोन या माइनर टैक्सा जिन्हें कहा जाता है। जैसे मेजर टैक्सोन की यदि अपन बात करें तो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सब तो क्या है, मेजर टैक्सोन है। जबकि यदि अपन बात करें जीनस की, स्पीसीज की, सब जीनस की, सब स्पीसीज की या वैरायटी की, ये सब क्या है, माइनर टैक्सोन है। ठीक है, तो डिवीजन, सब डिवीजन, फैमिली, सब फैमिली, जीनस, ऑर्डर, सब ऑर्डर, ये सब तो क्या है, मेजर टैक्सोन। जबकि जीनस, सब जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वैरायटी, सब वैरायटी, ये सब क्या है, माइनर टैक्सोन है। और इन सब के नोमेनक्लेचर के लिए अलग से रूल है। जैसे फैमिली का नोमेनक्लेचर जब भी किया जाएगा तो फैमिली के अंत में सफिक्स या प्रत्यय के रूप में सामान्यतः ACE जोड़ा जाता है, ACEA। इसी प्रकार से डिवीजन के नोमेनक्लेचर के अंत में सफिक्स के रूप में सामान्यतः फाइटा जोड़ा जाता है। यदि अपन किसी ऑर्डर या किसी गण का नाम कर रहे हैं तो उसके अंत में सफिक्स के रूप में एल्स जोड़ा जाता है। ठीक है, ये रूल ऑफ रैंक ऑफ टैक्सा है। पहला जो नियम है वर्गों की कोटि का नियम, इसके बारे में डिटेल से अपन पढ़ चुके हैं, तो वहां से आप ध्यान रखना कि किस प्रकार से यहां पर बिल्कुल शॉर्ट वे के अंदर इन नियमों को अपन देख रहे हैं। नंबर 2 जो रूल है वो है रूल ऑफ टाइपिफिकेशन। टाइपिफिकेशन या प्रारूपीकरण का नियम भी जिसे कहते हैं, ये नियम आपको ध्यान में रखना है। नंबर 3 जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी या प्राथमिकता का सिद्धांत। प्राथमिकता का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी वैज्ञानिक ने जो पहले नाम दिया है उसे वैलिड माना जाएगा, उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। ये प्रायोरिटी या प्राथमिकता का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 जो रूल है, नियम जो है वो है नेम ऑफ फैमिलीज। नेम ऑफ फैमिलीज यानी कि कुल का नामकरण कैसे किया जाएगा। तो अभी जैसा कि मैंने बताया, कुल का नाम करते समय सफिक्स के रूप में ACE सफिक्स या प्रत्यय जो है वो जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके अलावा फैमिली का जो नोमेनक्लेचर या नामकरण किया जाता है उसमें अलग अलग फैमिलीज जो है उसके आधुनिक नाम भी सजेस्ट किए गए हैं, लेकिन ऐसे नाम जो पहले से प्रचलन में हैं, कई फैमिलीज ऐसे हैं जिनके आधुनिक नाम या मॉडर्न नोमेनक्लेचर किया गया है, लेकिन जो पहले से नामकरण फैमिली का किया गया था उसको भी वैलिड माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रचलन के अंदर था। हो सकता है उसमें ICBN की कोई रूल फॉलो नहीं हो रहे, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रचलन में लोगों के अंदर था, इसलिए उस फैमिली के नाम को भी क्या किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेम्स ऑफ जेनेरा या जीनस का नाम। नंबर 5 रूल जो है नेम ऑफ जेनेरा या वंश का नाम। तो वंश के नाम के लिए वही है कि वंश का नाम लिखते समय लैटिन भाषा में लिखना चाहिए। फर्स्ट जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल में लिखना चाहिए। इसके अलावा इटैलिक में आपको टाइप करना है। यदि आप लिख रहे हैं पेपर के ऊपर तो आपको जीनस के नाम या वंश के नाम के नीचे अंडरलाइन करना जरूरी होता है। ठीक है, वंश का नाम जो है वो या तो जिस स्थान से डिस्कवर किया गया है उस स्थान के नाम के आधार पर रखा जा सकता है, या फिर जिस वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया है उस प्लांट को उस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर भी रखा जा सकता है। ठीक है, या उस प्लांट के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो उस स्पेशल कैरेक्टर के आधार पर भी, उस पादप के विशिष्ट लक्षण के आधार पर भी उसका जीनस या जेनेरा का नाम रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 जो रूल है वो है नेम ऑफ स्पीसीज या जाति का नाम। जाति का नामकरण करते समय जो फर्स्ट लेटर है वो सामान्यतः स्मॉल होता है, छोटा होता है, और लैटिन में लिखा होना चाहिए। उसको भी इटैलिक्स में लिख रहे हैं तो आपको टेढ़ा लिखना है, और यदि आप
लिख रहे हैं उसको किसी पेपर के ऊपर पेन से लिख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में स्पीसीज के नाम के नीचे भी आपको अंडरलाइन करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा स्पीसीज का जो नाम है वो यदि किसी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर दिया गया है तो आप उसे कैपिटल लेटर से भी शुरू कर सकते हैं। यदि जाति का नाम किसी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर दिया गया है तो आप उस स्पीसीज के नाम को कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज स्पीसीज का नाम सामान्यतः छोटे लेटर्स में स्टार्ट होता है, लेकिन वैज्ञानिक का नाम यदि स्पीसीज का नाम दिया गया है तो वहां पर आप कैपिटल लेटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7 जो नियम है इसका वो है नेम ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। नेम ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स मतलब जो खेतीहारी पादप हैं जिनका कल्टीवेशन या जिनकी खेती अपन करते हैं, ऐसे प्लांट्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए आईसीबीए ने ये रूल बना रखा है कि यदि कल्टीवेटेड प्लांट अपनी वाइल्ड प्लांट स्पीसीज से सिमिलरिटी शो कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो वाइल्ड प्लांट का नाम है, जो जंगली स्पीसीज का नाम है, वही उस प्लांट का नाम माना जाएगा, यानी कि उसे वैलिड माना जा सकता है यदि उसके कैरेक्टर्स अपने वाइल्ड प्लांट स्पीसीज से मैच करते हैं तो कल्टीवेटेड प्लांट्स का नाम भी वही माना जाएगा जो कि वाइल्ड प्लांट का है। ठीक है, ये इसका नंबर 7 रूल है। और लास्ट है नंबर 8 कंडीशंस ऑफ वैलिड एंड इफेक्टिव पब्लिकेशंस। वैलिड एंड इफेक्टिव पब्लिकेशंस। ठीक है, वैलिड एंड इफेक्टिव पब्लिकेशंस यानी कि वही नामकरण या वही फैमिली का या वही टैक्सोन का नाम सही माना जाएगा जो कि किसी वैलिड पब्लिकेशन के अंदर पब्लिश हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी लोकल न्यूज़पेपर के अंदर छप गया और उस नाम को आईसीबीएन के अनुसार सही माना जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक कि कोई नाम या कोई टैक्सोन का नाम या किसी प्लांट के जीनस या स्पीसीज का नाम किसी वैलिड न्यूज़पेपर के अंदर या वैलिड मोनोग्राफ वगैरह के अंदर पब्लिश नहीं होता, तब तक उसे वैलिड नहीं माना जाएगा, तब तक उसे सही नहीं माना जाएगा या तब तक वो इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आईसीबीएन। तो आईसीबीएन के बारे में आपको सामान्य सी बातें, इसके सिद्धांत और इसके रूल्स या नियम वगैरह जो है उनको डिटेल में याद रखना है। हर एक रूल या नियम को आपको एग्जाम्पल सहित मैंने वहाँ ऑलरेडी समझाया था, तो एग्जाम्पल सहित ही आपको एग्जाम के अंदर मेंशन करना है। यदि एग्जाम के अंदर आईसीबीएन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसके रूल्स वगैरह आपको सारे मेंशन करने हैं। ठीक है, आईसीबीएन के बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 3 वो है टैक्सोनोमिक लिटरेचर या वर्गीकी साहित्य। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है इसके अंदर टैक्सोनोमिक लिटरेचर या वर्गीकी साहित्य। देखिए, टैक्सोनोमिक लिटरेचर या वर्गीकी साहित्य की यदि पर बात करें तो क्या होता है। लिटरेचर या वर्गीकी साहित्य। देखिए, टैक्सोनोमिक लिटरेचर या वर्गीकी साहित्य की यदि अपन बात करें तो प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए अलग अलग जो पब्लिकेशंस हैं उनके द्वारा जो अलग अलग बुक पब्लिश की जाती है, अलग अलग साहित्य जो पब्लिश किया जाता है उसे अपन टैक्सोनोमिक लिटरेचर बोलते हैं। और इस टैक्सोनोमिक लिटरेचर का
किसी नए प्लांट की डिस्कवरी में, नए प्लांट्स का पुराने प्लांट्स में, नए प्लांट्स को कहाँ रखें, कौन से टैक्सोन के अंदर शामिल करें, कौन सी फैमिली के अंदर, कौन से जीनस के अंदर उसे रखें, इसके लिए टैक्सोनोमिक लिटरेचर या वर्गीकी साहित्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टैक्सोनोमिक लिटरेचर के अंदर क्या क्या है, जैसे सबसे पहले टैक्सोनोमिक लिटरेचर के अंदर सारांश, ये सब अपन पढ़ चुके हैं कि टैक्सोनोमिक लिटरेचर के अंदर सारांश को शामिल किया जाएगा। ठीक है, सारांश जो है जिन्हें इंग्लिश के अंदर एब्स्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स। सारांश के अलावा नंबर 2 इंडेक्सेस, जो इंडेक्स हैं वो भी टैक्सोनोमिक लिटरेचर के अंदर, टैक्सोनोमिक लिटरेचर के अंदर ही शामिल होंगी। इसके अलावा जैसे डिक्शनरी वगैरह है, डिक्शनरी जिनके अंदर अलग अलग प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, वो भी टैक्सोनोमिक लिटरेचर के अंदर ही शामिल होंगे। ठीक है, इसके अलावा अधिनियम जिन्हें रेगुलेशंस कहा जाता है, नंबर 4 रेगुलेशंस, हिंदी में कहा जाएगा अधिनियम, ये भी टैक्सोनोमिक लिटरेचर का ही पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन नंबर 5 बात करें तो मैनुअल्स हैं। ठीक है, मैनुअल्स, नंबर 6 अपन बता सकते हैं मोनोग्राफ, नंबर 6 अपना जो पॉइंट है वो है मोनोग्राफ। ठीक है, मैनुअल है, मोनोग्राफ है। इसके अलावा नंबर 7 अपन बता सकते हैं सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस। नंबर 8 जो है वो फ्लोरा। ठीक है, सिनॉप्सिस है, फ्लोरा है, मोनोग्राफ है, मैनुअल है। ठीक है, इसके अलावा रिवीजन या कंस्पेक्टस अपन बता सकते हैं, नंबर 9 रिवीजन, नंबर 10 कंस्पेक्टस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सोनोमिक लिटरेचर या वर्गीकी साहित्य के भाग हैं, जिनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो आपके सुने हुए भी होंगे, जैसे कि फ्लोरा है या सिनॉप्सिस है। सिनॉप्सिस जब पीएचडी करी जाती है तो वहाँ पर सिनॉप्सिस होता है। इसमें क्या होता है कि यदि कोई बॉटनी से पीएचडी कर रहा है तो उस समय सिनॉप्सिस के अंदर अपने जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, जो रिसर्च के लिए वो करना चाहता है, उन टॉपिक्स के बारे में डिटेल से वहाँ पर लिखा हुआ होता है, जिसे सिनॉप्सिस कहा जाता है। तो ये सारे कुछ ऐसे लिटरेचर डाटा है जिनके अंदर अलग अलग प्लांट स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, अलग अलग जो पादप जातियां हैं उनके बारे में इन सब के अंदर रिकॉर्ड होता है, जिससे कि आगे इन फ्यूचर डिस्कवर होने वाली जो नई प्लांट स्पीसीज है, उन नई प्लांट स्पीसीज के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में अपन को पता चलता है। उन नई प्लांट स्पीसीज के जो कैरेक्टर्स है उनको अपन पुरानी स्पीसीज से कंपेयर करके उनको किसी स्पेसिफिक टैक्सोन के अंदर या वर्ग के अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो टैक्सोनोमी या वर्गीकरण के अंदर, क्लासिफिकेशन के अंदर इन टैक्सोनोमिक लिटरेचर से बहुत ज़्यादा हेल्प अपन को मिलती है। जैसे फ्लोरा की अपन यदि अपन बात करें तो फ्लोरा जो है वो किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया या किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली प्लांट स्पीसीज का रिकॉर्ड है। जैसे अपन फ्लोरा बोल रहे हैं, जैसे फोना है तो फोना किसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर पाई जाने वाली एनिमल स्पीसीज का रिकॉर्ड है, वैसे ही प्लांट स्पीसीज का रिकॉर्ड है तो उसे फ्लोरा कहा जाता है। ठीक है, ये सारे नाम, ये सारे पॉइंट्स जो है आपको टैक्सोनोमिक लिटरेचर या वर्गीकी साहित्य के ऊपर, इस पे ज़्यादातर शॉर्ट नोट टाइप जो क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी वाले जो प्रश्न है वही पूछे जाते हैं। तो आपको क्या है टैक्सोनोमिक लिटरेचर और इसके जो 10 पॉइंट्स अपन ने लिखे हैं उनके बारे में आपको मेंशन करना है यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इनके बारे में छोटी छोटी या थोड़ी थोड़ी जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको लिख देनी है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इस यूनिट से थर्ड जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन रहेगा वो टैक्सोनोमिक लिटरेचर से रहेगा। नंबर 4 जो है हर्बेरियम एंड बॉटनिकल गार्डन, वो क्या होते हैं उनके बारे में भी अपन बात करते हैं।
हर्बेरियम एंड बॉटनिकल गार्डन। हर्बेरियम क्या होते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, इंडिया के अंदर कौन कौन से मुख्य हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन्स हैं, इनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो हर्बेरियम है क्या, हर्बेरिया क्या होता है। देखिए, हर्बेरिया एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर अपन प्लांट स्पेसिमेन को वहाँ पर कंजर्व करते हैं, या प्लांट स्पेसिमेन जो उनको रखते हैं हर्बेरियम सीट के रूप में, उसे अपन हर्बेरिया कहते हैं। अब ये हर्बेरियम सीट क्या है, हर्बेरियम सीट ऐसी सीट आती है जिनके ऊपर नए जो भी प्लांट अपन डिस्कवर करते हैं उन प्लांट के कोई भी पार्ट, स्पेशली ऐसे पार्ट जिसके अंदर प्लांट की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे फ्लावर है, उसकी ब्रांचेज वगैरह है, उनको सुखा करके उन हर्बेरियम सीट के ऊपर चिपका दिया जाता है। और हर्बेरियम सीट के ऊपर चिपका करके उस हर्बेरियम सीट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी जाती है कि ये प्लांट इस समय यहाँ से डिस्कवर हुआ, इसने किया, इसका ये नाम है, इसका ये बॉटनिकल नेम है, ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन जो नॉन है, ज्ञात है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस हर्बेरियम सीट के ऊपर लिख करके उस हर्बेरियम सीट को हर्बेरिया के अंदर संरक्षित रख दिया जाता है। ठीक है, जिसे अपन हर्बेरिया बोल रहे हैं। तो हर्बेरियम क्या है, ये आपको बेसिक से इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। हर्बेरियम के अंदर जो भी प्लांट स्पेसिमेन आप यूज कर रहे हैं, जनरली वो प्लांट का कोई सूखा हुआ भाग होगा जिसको आप हर्बेरियम सीट के ऊपर चिपकाएंगे। किसी भी प्लांट की हर्बेरियम सीट बनाने के लिए आपको इक्विपमेंट्स या उपकरण के रूप में जैसे खुरपी चाहिए, इसके अलावा हर्बेरियम सीड चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो एक स्पेशल पादप प्रेस आती है, प्लांट प्रेस मशीन, वो आपको चाहिए। इसके अलावा वेस्कुलम की आवश्यकता आपको होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको हर्बेरियम बनाने के लिए चाहिए होगी। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे हर्बेरियम बनाने के लिए आपको एक तो खुरपी चाहिए। ठीक है, खुरपी के अलावा हर्बेरियम सीड, खुरपी के अलावा अपन ये बता सकते हैं कि हर्बेरियम सीड की आवश्यकता होगी। हर्बेरियम सीड के अलावा फील्ड नोटबुक, फील्ड नोटबुक, इसके अलावा वेस्कुलम, ठीक है, इसके अलावा पादप प्रेस सॉरी, ये चीजें आपको किसी भी प्लांट की हर्बेरियम बनाने के लिए चाहिए होंगी। खुरपी किस लिए, आपने मान लीजिए कोई प्लांट देखा, उस प्लांट की हर्बेरियम सीट आप बनाना चाहते हैं, तो या तो आप, यदि वो प्लांट छोटा है तो ऐसी कंडीशन में तो उस पूरे के पूरे प्लांट को आप जड़ सहित उखाड़ेंगे, और उखाड़ने के बाद में उस पादप को सुखा करके आप वेस्कुलम जो बॉक्स आता है, वेस्कुलम एक एल्यूमिनियम से बना हुआ ऐसा बॉक्स है जिसमें आप आसानी से किसी प्लांट मटेरियल को रख सकते हैं। फील्ड नोटबुक जो है उसके अंदर लगभग 100 पेज होते हैं, और हर पेज के ऊपर सीक्वेंस या क्रम लिखी हुई होती है, और उस क्रम के हिसाब से आप उस पर्टिकुलर हर्बेरियम सीड को वहाँ पर चिपका देते हैं, और उसके ऊपर उस प्लांट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी होती है कि वो प्लांट कब आपने डिस्कवर किया, उस प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है, कौन सी फैमिली से ये बिलोंग कर रहा है, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके फ्लावर कैसे हैं, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस फील्ड नोटबुक के एक पेज के ऊपर आपको लिखनी होती है। ठीक है, इसके अलावा पादप प्रेस के अंदर प्लांट का जो पार्ट आप हर्बेरियम सीड बनाने के लिए यूज करते हैं, उस प्लांट के पार्ट को 2 प्लाईवुड या लकड़ी से बनी हुई ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिनके बीच में प्लांट के पार्ट को फ्लैट करके रख दिया जाता है, और उसे धागे से, रस्सी से अच्छे से बांध दिया जाता है, ताकि प्लांट का जो पार्ट है वो अच्छे से उसके अंदर फ्लैट या चपटा हो जाए, ताकि हर्बेरियम सीड आसानी से आप बना सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से हर्बेरियम तैयार किए जाते हैं, और ऐसे हर्बेरियम सीड्स जो है उनको जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपने प्रिजर्व किया है, संरक्षित रखा है, उसे हर्बेरिया या हर्बेरियम कहा जाता है। ठीक है, इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार के हर्बेरियम है, जिसमें जैसे द सेंट्रल नेशनल हर्बेरिया, द
सेंट्रल नेशनल हर्बेरिया, ठीक है। एक तो ये हर्बेरिया है द सेंट्रल नेशनल हर्बेरिया जो कि कोलकाता के अंदर है। इसके अलावा नॉर्दर्न सर्किल हर्बेरिया, नॉर्दर्न सर्किल हर्बेरिया, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे हर्बेरियम या हर्बेरिया जो है वो इंडिया के अंदर है, जो कि प्लांट टैक्सोनॉमी या नोमेनक्लेचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके अलावा द वेस्टर्न सर्किल हर्बेरिया, द सेंट्रल सर्किल हर्बेरिया, द एरिड जोन सर्किल हर्बेरिया, इस प्रकार के बहुत सारे हर्बेरिया, लगभग 13 या 14 के आसपास हर्बेरिया हैं जो भारत के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। एक है बॉटनिकल गार्डन या वानस्पतिक उद्यान। हर्बेरियम के अंदर सारे के सारे प्लांट्स को प्रिजर्व रखना या सुरक्षित रखना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में बॉटनिकल गार्डन या वानस्पतिक उद्यान, जहां पर पादपों को उनके प्राकृतिक वातावरण के हिसाब से संरक्षित रखा जा सकता है, पादपों की जो अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग जो जातियां हैं, उनके जो जर्म प्लाज्म है उनको भी लंबे टाइम तक उनके प्राकृतिक आवास के अंदर प्रिजर्व रखा जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बॉटनिकल गार्डन या वानस्पतिक उद्यान बोलते हैं, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन जो है मुख्यतः चार बॉटनिकल गार्डन इंडिया के अंदर है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता के अंदर है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि शिवपुर कोलकाता के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन बॉटनिकल गार्डन के अलावा राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ के अंदर, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सेकंड लखनऊ के अंदर, ये मुख्य बॉटनिकल गार्डन बता रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे बॉटनिकल गार्डन्स हैं, लेकिन मुख्य चार अपन जो बता रहे हैं, एक तो शिवपुर कोलकाता के अंदर, एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर, इसके अलावा लाल बाग गार्डन जो है बेंगलोर के अंदर, लाल बाग जो बॉटनिकल गार्डन है जो कि बेंगलोर के अंदर है, ठीक है। और लास्ट जो नंबर 4 अपन बता रहे हैं वो है लॉयड बॉटनिकल गार्डन जो कि दार्जिलिंग के अंदर है, लॉयड बॉटनिकल गार्डन जो कि दार्जिलिंग के अंदर है, ठीक है। तो मुख्यतः ये 4 बॉटनिकल गार्डन हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे बॉटनिकल गार्डन हैं, लेकिन मुख्य ये 4 अपन ने बताए, ठीक है। तो हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन या वानस्पतिक उद्यान क्या होते हैं, इनके ऊपर भी शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आ सकता है। हर्बेरियम कैसे तैयार की जाती है, हर्बेरियम सीड कैसे बनाई जाती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हर्बेरियम बनाने के लिए जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले खुरपी की आवश्यकता होगी। यदि प्लांट की साइज छोटी है तो उस प्लांट को जड़ सहित उखाड़ करके आप उसकी मिट्टी वगैरह साफ करके उसे सुखा करके अच्छे से इस वैस्कुलम बॉक्स के अंदर रख लेंगे, ला करके उसे पादप प्रेस के अंदर रख करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन फील्ड नोटबुक के अंदर नोट करेंगे और उसे हर्बेरियम सीड के ऊपर चिपका देंगे। इस प्रकार से आप हर्बेरियम सीड तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक तो शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक जो छोटे वाले क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर ये बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि लाल बाग बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है, तो वो बेंगलोर के अंदर है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस यूनिट से नंबर 4 टॉपिक है, हर्बेरियम एंड बॉटनिकल गार्डन के बारे में। इस यूनिट के अंदर जो लास्ट अपना टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, आवर्तबीजी पादपों के वर्गीकरण से संबंधित अपना लास्ट टॉपिक इस यूनिट से रहेगा, जिसमें पहला जो है वो है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर।
बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है एंजियोस्पर्म के लिए, वो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, वो प्राकृतिक वर्गीकरण है। नेचुरल क्लासिफिकेशन या प्राकृतिक वर्गीकरण है जो बेंथम और हुकर के द्वारा पब्लिश किया गया था। ठीक है, बेंथम और हुकर जो है उन्होंने 1862 से लेकर के 1883 तक, 1862 से लेकर के 1883 तक ये एंजियोस्पर्म का प्राकृतिक वर्गीकरण जो है वो प्रस्तुत किया था। इन्होंने एंजियोस्पर्म पादपों का बड़ा विस्तार से अध्ययन किया और उसके बाद में अपना ये प्राकृतिक वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो उन्होंने पब्लिश किया था। बेंथम और हुकर जो है वो क्यू रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे इन्होंने काम किए थे। क्यू बॉटनिकल गार्डन है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पर एंजियोस्पर्म पादपों के ऊपर उन्होंने बहुत सारे अन्वेषण किए, बहुत सारे खोज की और उसके बाद में ये एंजियोस्पर्म का नेचुरल क्लासिफिकेशन का सिस्टम इन्होंने दिया था। ठीक है, बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है इसमें उन्होंने क्या किया कि टोटल जो प्लांट्स है उसको 202 फैमिलीज में, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, पुष्पीय जो पादप है, उनकी टोटल 202 फैमिली या 202 जो कुल है वो बेंथम और हुकर ने बताए थे। और इन्होंने जितने भी फेनेरोगैम्स हैं, यानी कि जितने भी पुष्पोद्भिद पादप है या सीड प्लांट्स जो है, फेनेरोगैम्स या अपन कह सकते हैं सीड प्लांट्स, बीजीय पादप या पुष्पोद्भिद पादप, इनको 3 अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड किया था। वो ग्रुप थे डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलिडन्स। यानी कि फेनेरोगैम्स को 3 ग्रुप के अंदर इन्होंने डिवाइड किया। कौन कौन से ग्रुप थे? एक तो था डाइकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स या द्विबीजपत्री, एक जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एक मोनोकोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडन्स या एक बीजपत्री। ठीक है, तो फेनेरोगैम्स को 3 अलग अलग ग्रुप के अंदर इन्होंने डिवाइड किया, डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म्स और मोनोकोटिलिडन्स। जो डाइकोटिलिडन्स या द्विबीजपत्री है उनके 3 अलग अलग ग्रुप इन्होंने बताए, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। इसको भी 3 अलग अलग क्लासेस के अंदर इन्होंने डिवाइड किया। वो क्लासेस कौन कौन सी थी? पॉलीपेटली, सेकंड गैमोपेटली, ठीक है, पॉलीपेटली है, दूसरी गैमोपेटली है और तीसरी जो क्लास थी वो इसकी थी मोनोक्लेमाइडी, जो कि एक कृत्रिम क्लास थी, कृत्रिम वर्ग था मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, इस प्रकार से। और जो जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजी जो पादप है उनकी भी 3 अलग अलग इन्होंने फैमिली बताई, निटेसी, कोनिफरी और साइकेडेसी। इसकी 3 फैमिली कौन सी बताई? निटेसी, कॉनिफेरी और तीसरी जो फैमिली थी साइकेडेसी। तो जिम्नोस्पर्म की भी 3 फैमिली या 3 कुलों के अंदर इन्होंने विभाजित किया, निटेसी, कॉनिफेरी और साइकेडेसी। ठीक है, ये इनका क्लासिफिकेशन था जिसे प्राकृतिक वर्गीकरण कहा गया था। फेनेरोगैम्स या सीड प्लांट्स को 3 अलग अलग ग्रुप के अंदर इन्होंने डिवाइड किया, डाइकोटिलिडन्स यानी कि द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स की भी 3 अलग अलग क्लासेज इन्होंने बताई, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी, जिसमें से जो द्विबीजपत्री है उसके अंदर 25 गण और 8 श्रेणी, इसके अंदर टोटल 25 जो है वो ऑर्डर
और 8 जो है वो इसके अंदर सीरीज या श्रेणी रखी गई। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर टोटल 3 फैमिली, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर टोटल 3 फैमिली या 3 कुलों को यहां पर रखा गया। जबकि जो मोनोकोटिलिडन्स या एक बीजपत्री है उसके अंदर टोटल 7 सीरीज या 7 श्रेणियों को रखा गया। इसके अंदर टोटल 7 सीरीज या 7 श्रेणियां जो है उनको रखा गया। ठीक है, ये था बेंथम और हुकर का नेचुरल क्लासिफिकेशन या प्राकृतिक वर्गीकरण। ठीक है, इसमें आपको बेंथम और हुकर के नेचुरल क्लासिफिकेशन के जो गुण हैं वो भी ध्यान रखने हैं और इनके दोष भी ध्यान में रखने हैं। दोष तो इनका मुख्य दोष तो ये था कि इन्होंने डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स के बीच में जिम्नोस्पर्म को रख दिया, जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो बिल्कुल अलग हैं। यहां पर डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखना ये एक इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की मुख्य कमी थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन दिया था, इस क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारी फैमिली और बहुत सारी सीरीज के बारे में बताया, और मुख्य एक ये भी कह सकते हैं कि कुछ लक्षणों में डाइकोट्स और कुछ लक्षणों में मोनोकोट्स से ये मिलते जुलते हैं। वास्तव में जिम्नोस्पर्म एक अलग ग्रुप है जिनको इन्होंने बीज के अंदर रख दिया। इसमें कुछ लक्षण तो डाइकोटिलिडन से हैं और कुछ लक्षण मोनोकोटिलिडन से है, लेकिन ये एक अलग से ग्रुप या एक अलग से समूह है। ठीक है, दोनों फैमिलीज या दोनों ग्रुप से कैरेक्टर से इनकी मैच करते हैं, इसलिए जिम्नोस्पर्म को इन्होंने बीच में रख दिया था इन दोनों के, लेकिन ये एक गलत तरीका था इनका क्लासिफिकेशन का। इसके अलावा जो मोनोक्लेमाइडी है, वो मोनोक्लेमाइडी एक कृत्रिम क्लास है, एक आर्टिफिशियल क्लास है। वास्तव में मोनोक्लेमाइडी के सदस्यों की जब स्टडी करी गई तो देखा गया कि उन सदस्यों में ज़्यादातर जो सिमिलरिटी है वो पॉलीपेटली से है। इसलिए बाद में ये भी एक इम्पोर्टेंट इनकी कमी मानी गई कि मोनोक्लेमाइडी एक आर्टिफिशियल क्लास बनाने की जरूरत नहीं थी, इनके मेंबर्स को ही पॉलीपेटली के अंदर रखा जा सकता था। ठीक है, ये इसके बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट कमियां थी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो था एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन में आपको ये सारी चीजें, ये क्लासिफिकेशन मेंशन करना है, कितनी फैमिली, कितनी सीरीज, कितनी क्लासेज हैं, ये सब आपको बताना है। इसके अलावा बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन के गुण क्या है और उन बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन के क्या दोष हैं, ये सारे आपको मेंशन करने हैं यदि एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल। एंगलर एंड प्रेंटल, एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, जातिवर्तीय वर्गीकरण, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। जातिवर्तीय वर्गीकरण। ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या जातिवर्तीय वर्गीकरण के अंदर एंगलर और प्रेंटल ने इस प्रकार का क्लासिफिकेशन दिया जिससे आने वाले जो प्लांट्स हैं या जो प्लांट डिस्कवर हुए हैं उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके जो पूर्वज पादप है, उनका ओरिजिन कहाँ से, कौन से प्लांट से हुआ, इन सब के बारे में भी अपन को इन्फॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है। इसीलिए इसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या जातिवर्तीय वर्गीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, ये वर्गीकरण 1884 से लेकर के 1938 तक दिया गया। ठीक है, एंगलर और प्रेंटल का ये क्लासिफिकेशन, और एंगलर और प्रेंटल ने ये जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें उन्होंने ये बताया कि जो एम्ब्रियोफाइटा है, यानी कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोफाइटा डिवीजन के अंदर इन्होंने रखा, और एम्ब्रियोफाइटा डिवीजन में भी इसे अलग से साइफोनोगेमा कहा गया। एम्ब्रियोफाइटा जो डिवीजन है इसे क्या कहा गया,
साइफोनोगेमा। और इस एम्ब्रोफाइटा डिवीजन को मुख्यतः यदि अपन बात करें तो जो एम्ब्रियोफाइटा या साइफोनोगेमा जो डिवीजन है उसको दो सब डिवीजन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर डिवाइड किया गया। एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी, और दूसरा इसका सब डिवीजन जो था वो था जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो एम्ब्रियोफाइटा डिवीजन है और इसके दो सब डिवीजन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। यानी कि जो बेंथम और हुकर ने जो गलती की थी जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म के अंदर ही रखने की, उस गलती को एंगलर और प्रेंटल ने ठीक किया या सुधार किया उसके अंदर। ठीक है, एंजियोस्पर्म जो है इसकी फिर से दो क्लास मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स, इनकी दो क्लास मोनोकोटिलिडनी और दूसरी डाइकोटिलिडनी। ये है क्लास, ये है इसके सब डिवीजन और ये है एक डिवीजन। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म जो सब डिवीजन है इसकी दो क्लास मोनोकोटिलिडनी और दूसरी है डाइकोटिलिडनी, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। मोनोकोटिलिडनी जो है उसमें तो कोई सब क्लास नहीं है, लेकिन डाइकोटिलिडनी के अंदर दो सब क्लास है, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। इसके अंदर दो सब क्लास है, एक तो है आर्किक्लेमाइडी और दूसरी है मेटाक्लेमाइडी। ठीक है, एक है आर्किक्लेमाइडी और दूसरी है मेटाक्लेमाइडी। इस प्रकार से डाइकोटिलिडनी के दो सब क्लास, ये है सब क्लास। ठीक है, एक तो आर्किक्लेमाइडी है और दूसरी है मेटाक्लेमाइडी। ये क्लासिफिकेशन दिया था एंगलर और प्रेंटल ने। ठीक है, जिसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अभी जो आर्किक्लेमाइडी है इसके अंदर 30 गण और 189 फैमिली, इसके अंदर 30 तो गण या ऑर्डर और 189 फैमिलीज जो है वो आर्किक्लेमाइडी सब क्लास के अंदर है। और जो मेटाक्लेमाइडी सब क्लास है इसके अंदर 10 गण और टोटल 58 फैमिली। 10 तो इसके अंदर है गण या ऑर्डर और 58 फैमिली इसके अंदर रखी गई। ये क्लासिफिकेशन दिया था एंगलर और प्रेंटल में। एंगलर और प्रेंटल क्लासिफिकेशन की मुख्य विशेषता यह है कि बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन के जो दोस्त थे वो इस क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं है। इन्होंने जिम्नोस्पर्म को एक अलग सब डिवीजन के अंदर रखा, ठीक है, और एंजियोस्पर्म को अलग सब डिवीजन के अंदर रखा। और जो आर्टिफिशियल क्लास बेंथम और हुकर ने बनाए थे उस आर्टिफिशियल क्लास के मेंबर्स को इन्होंने इन्हीं के अंदर शिफ्ट कर दिया। अलग से कोई आर्टिफिशियल क्लास इन्होंने नहीं रखी और ना ही कोई सब क्लास थी। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन था। इसमें इसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आजकल के जो साइंटिस्ट हैं उनके अनुसार जिम्नोस्पर्म जो है उससे पहले एंजियोस्पर्म आए हैं। एंजियोस्पर्म से जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन हुआ है ऐसा माना जाता है। इसके अलावा जो मोनोकोटिलिडन्स हैं और डाइकोटिलिडन्स हैं, इन्होंने मोनोकोटिलिडन्स को पहले और डाइकोटिलिडन्स को बाद में रखा। यानी कि मोनोकोटिलिडन्स जो है प्रिमिटिव है और डाइकोटिलिडन्स जो है वो एडवांस्ड है, ऐसा इस क्लासिफिकेशन के अनुसार है। लेकिन ये इस क्लासिफिकेशन की एक सबसे बड़ी कमी रही कि इन्होंने मोनोकोटिलिडन्स को पहले रखा और डाइकोटिलिडन्स को बाद में रखा। लेकिन आजकल के वैज्ञानिकों का ये मानना है कि डाइकोटिलिडन्स जो है वो तो प्रिमिटिव थे, वो तो आधे या कम विकसित प्रकार के थे, जबकि मोनोकोटिलिडन्स जो है एक बीजपत्री पादप वो एडवांस्ड है। जबकि इन्होंने उल्टा रखा, मोनोकोटिलिडन्स इनके अनुसार पहले आए और डाइकोटिलिडन्स बाद में आए, और ये इस क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी कमी रही। ठीक है, बाकी ये क्लासिफिकेशन आजकल सर्वमान्य है
और इस क्लासिफिकेशन के क्या गुण और क्या दोष हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। कई बार एंगलर और प्रेंटल और बेंथम और हुकर, इन दोनों के जो क्लासिफिकेशन है, इन दोनों में कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है, इन दोनों के अंदर तुलनात्मक अध्ययन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से बनता है। एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, जिसमें दो क्लासिफिकेशन आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो बेंथम और हुकर का नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम और एक एंगलर और प्रेंटल का फाइलोजेनेटिक या जातिवर्तीय वर्गीकरण, जिसमें इन दोनों क्लासिफिकेशन सिस्टम के गुण क्या है, इनके दोष क्या है, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अपना पेपर है टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इसकी जो फर्स्ट यूनिट के उस फर्स्ट यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस के बारे में अपन ने इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर इस पेपर के जो आने वाले नेक्स्ट यूनिट्स हैं, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।